हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं दिनेश चौधरी। दोस्तों, पिछली जो क्लासें थी उन क्लासों में अपन ने एनिमल डिजीज़ और जो पशुओं की सामान्य औषधियाँ थी, जनरल मेडिसिन थी, उनके बारे में चर्चा कर ली थी और अच्छी तरीके से आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। जनरल मेडिसिन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि कौन सी मेडिसिन का किस लिए प्रयोग किया जाता है और कितनी मात्रा में उसका प्रयोग किया जाता है। उससे पहले अपन ने विभिन्न प्रकार के जो रोग थे पशुओं में होने वाले उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, या अपन बात कर लेते हैं मुर्गी पालन की। तो हम मुर्गी पालन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे। मुर्गी का नाम क्या होता है, मुर्गी के अंडे में क्या क्या पाया जाता है, इसका मांस कैसा होता है, इसकी नस्लें कैसी होती है और इसका आवास कैसा होता है, साथ ही इसमें होने वाले जो रोग हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप फटाफट से अपने जो भी साथी हैं उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, तो शेयर करना आप ना भूलिएगा। चलो अपन चलते हैं। आज अपन बात करते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पोल्ट्री में देखिएगा सबसे पहले आता है अपन इसकी नाम की बात कर लेते हैं। मुर्गी पालन या मुर्गियों के नाम की बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया इसका? गैलस डोमेस्टिकस। क्या होता है? गैलस डोमेस्टिका। ठीक है। हाँ, इसका जो एक नाम होता है गैलस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गैलस भी कहा जाता है। गैलस भी इसको कहा जाता है। क्लियर? लेकिन इसका आजकल जो नाम यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? गैलस डोमेस्टिकस इसका नाम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसका कुल। देखो, इसका मेनली जो कुल है वो होता है गैलचिडी और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? फेसियोनिडी भी इसके नाम से जाना जाता है। फैमिली अपन ने गाय भैंस भेड़ बकरी की फैमिली पढ़ी थी, उनकी फैमिली थी बोविडी। और इसके अतिरिक्त अपन ने ऊँट की फैमिली पढ़ी थी, उसकी फैमिली थी कैमल के नाम से कैमेलिडी। ठीक है, तो उनकी फैमिली अलग थी। अब जो यहाँ पे अपने मुर्गी है इसकी फैमिली क्या आ जाएगी? अलग आ जाएगी। इसकी फैमिली क्या है भैया? अपने फेसियोनिडी या गैलचिडी। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। देखो, उनमें 58, 60, 48, 50 और अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसमें कितने पाए जा रहे हैं? 78 बता सकते हैं। जो मुर्गी में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होते हैं और कितने पाए जाते हैं भैया? 78 पाए जाते हैं। बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पक्षियों में अपन मुर्गी पालन में अपन उन पक्षियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप सुनिएगा भाई, मुर्गी पालन में अपन कौन कौन से पक्षियों का अध्ययन? उन पक्षियों का अध्ययन किया जाता है जिनको मांस उत्पादन और अंडे उत्पादन हेतु पाला जाता है। केवल उन्हीं पक्षियों को मुर्गी पालन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन अपन जनरली जो है इसमें केवल एक मुर्गी को ही पढ़ते हैं। जैसे आने को तो इसमें पक्षी और भी आ जाते हैं, जैसे बटेर आ जाता है, ठीक है, तितर जिसको अपन कहते हैं, पक्षी और भी आ जाते हैं जो अंडे वगैरह देते हैं, उनको जिसमें पाला जाता है वो अपना मुर्गी पालन हो जाता है। ठीक है, तो नाम इसका बताया जा सकता है गैलस डोमेस्टिका। कुल इसका फेसियोनिडी या गैलचिडी होता है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 78 होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिएगा, आगे अपन इसकी अगर बात करें, हाँ भैया, मुर्गी पालन में कुकुट मतलब मुर्गी के अलावा अंडे देने वाले अन्य सभी पक्षी आते हैं। मतलब अंडे देने वाले सारे पक्षी आते हैं जिन्हें मांस और अंडा उत्पादन हेतु पाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बतख बता दिया, बड़ी मुर्गी जो टर्की होती है ना, ये भी एक जंगली मुर्गी के समान ही होती है। बटेर हो गया, बटेर अपना तितर होता है, अपना कबूतर हो गया। ठीक है, ये तितर से बड़ा हल्का सा बटेर भी आता है। कलहंस हो गया। ठीक है, इनको पाला जाता है किसके अंतर्गत भैया? मुर्गी पालन के अंतर्गत, या इन सभी को अपन पोल्ट्री के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन इसमें से जो मेनली है अपन किसको पढ़ते हैं भैया? मुर्गी को ही पढ़ा जाता है। किसको? मुर्गी को ही पढ़ा जाता है। चलो भैया, आगे अपन बात करते हैं, वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। देखो, अभी नए डाटा तो नहीं है लेकिन 2019वीं पशुगणना या उसके अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए, मुर्गी पालन व्यवसाय में देश 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, मतलब अपने देश में जो मुर्गी पालन शुरू हुआ था वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। क्लियर? दूसरा, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में मुर्गी की असील एक नस्ल है। नस्ल को लड़ाई हेतु पाला जाता है, अर्थात ये एक लड़ाकू नस्ल है जिसको मनोरंजन के लिए, ठीक है, इनके गेम करवाए जाते हैं, दो मुर्गियों को आपस में लड़ाया जाता है। उसके लिए कौन सी नस्ल का प्रयोग किया जाता है भैया? असील नस्ल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे असील के बारे में अपन और पढ़ेंगे। देसी नस्लों में आती है ये, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। वर्तमान पालतू मुर्गी को जंगली मुर्गी गैलस से संबंधित
या संबोधित किया जाता है। मैंने कहा था ना, मुर्गी का जो दूसरा नाम होता है वो गैलस गैलस भी होता है, लेकिन इसका जो मेन नाम था वो कौन सा था, गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, बता सकते हैं अपन आराम से। आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत में विदेशी नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न, कौन सी भैया, व्हाइट लेग हॉर्न व्यवसाय स्तर पर पाली जाती है। और व्हाइट लेग हॉर्न को जो पाला जाता है वो मुख्य रूप से अंडे उत्पादन हेतु, किसके लिए पाला जाता है भैया, अंडे उत्पादन हेतु पाला जाता है। क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है, अंडे देने वाली नस्ल है। ठीक है, जो व्हाइट लेगहॉर्न है वो विश्व की सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है। ठीक है, बहुत सारे अंडे ये देती है, सबसे ज्यादा अंडे यही देती है। क्लियर, व्हाइट लेगहॉर्न जिसको पाला जाता है। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम अमेरिका से 30,000 चूजे इस नस्ल के लाए गए थे। 30,000 चूजे लाए गए थे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडा उत्पादन कम हो रहा था, इसलिए अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमेरिका से व्हाइट लेगहॉर्न के चूजे लाए गए और उनसे फिर अंडा उत्पादन किया गया। क्लियर भैया, बता सकते हैं आराम से अपन। मुर्गी पालन विकास हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाती है। कहने का मतलब, अगर आप मुर्गी फार्म खोलते हो तो आपको सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है, मतलब लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरी चीज, आप अगर खोल रहे हो तो उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाती है। जैसे आपको मान लीजिएगा सरकार के द्वारा लाख रुपए का ऋण दिया गया है, तो उसमें से 20,000 रुपए या 30,000 रुपए की आपको क्या दे दी जाती है, सरकार के द्वारा अनुदान दे दिया जाता है, सब्सिडी दे दी जाती है। भाई आपको वापस कितने, 70,000 ही देने हैं। ये इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कहने का मतलब कि कैसे जैसे अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपन को क्या देती है, ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाती है। बता सकते हैं अपन आराम से क्यों करवाती है। चलो आगे, मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, केंद्रीय, देखो यहां से केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, और इज्जतनगर कहां पे है भैया, बरेली, और बरेली कहां पे अपना, बरेली है अपना उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। ठीक है, CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी में है, जो केंद्रीय या मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पे की गई थी, इज्जतनगर बरेली यूपी में की गई थी। और कब की गई थी भैया, 1979 में की गई थी। ठीक है, किसके लिए की गई थी, मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो अपन ने पहले ही बता दिया था अपना, CARI सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन, एवियन का मतलब होता है, एक का मतलब यहाँ पे पक्षी से होता है। ठीक है, एवियन, और रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा अपना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बता सकते हैं। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ पे है भैया, मुंबई में है। इसके अतिरिक्त अपने भुवनेश्वर में है, और अपने हसरगट्टा, और हसरगट्टा कहाँ पे भैया अपना, बेंगलोर में। कहाँ पे है, बेंगलोर में। यहाँ पे केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पे, मुंबई में, भुवनेश्वर में और हसरगट्टा में मुर्गी की प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। चलो, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया, चौथा स्थान। अंडे उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। मुर्गी के मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। मुर्गी के अगर मांस उत्पादन में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है भैया, 8वां स्थान है। और अंडे उत्पादन में देखा जाए तो चौथा स्थान है। क्लियर, आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं तेलंगाना में 98.8% लोग मांस खाने वाले होते हैं। कहने का मतलब तेलंगाना में सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। 98% लोग वहाँ के मांस खाते हैं। और मुर्गी के मांस को आपको पता है, एक की मांस ऐसा है जिसको सफ़ेद मांस कहा जाता है, बाकी सारे जितने भी पशुओं के जो मांस होते हैं उनको लाल मांस कहा जाता है। क्लियर। नमक्कल, ये नमक्कल कोई जगह है कहाँ पे, तमिलनाडु में। दक्षिण क्षेत्र में अंडे का प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, कहने का मतलब तमिलनाडु में एक नमक्कल जगह है जो अंडे उत्पादन का प्रमुख स्थान है, वहां पे सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। क्लियर भैया। अतः एक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एक सिटी के नाम से। जो ये नमक्कल है
तमिलनाडु में एक स्थान है जिसको एक सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना जयपुर, अपना राजस्थान में जयपुर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पहले जितने भी भवन थे, मंजिल थे, वो सभी क्या थे भैया? गुलाबी रंग के थे, इसलिए यहाँ को इसको गुलाबी नगरी कहा जाता था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको एग सिटी के नाम से जाना जाता है, बताया जा सकता है। राजस्थान के अजमेर जिले को अंडों का कटोरा, अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी या कटोरा मान लीजिएगा, बात एक ही, अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अंडों का उत्पादन होता है वो अपने अजमेर जिले में होता है, इसलिए राजस्थान को जो अजमेर है उसको अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्लियर भैया? बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दूसरी, भारत में अंडे की खपत की बात कर लेते हैं। 79 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत होती है। कितनी होती है? 79 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति क्या होती है भैया? खपत अपन बता सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं मांस। चिकन की जो उपलब्धता है 0.85 केजी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। मांस की उपलब्धता बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पे 0.85 केजी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष क्या होती है? मांस की उपलब्धता होती है भैया। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पे है भैया? तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। मुर्गियां सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, लेकिन उनको मांस के लिए मांस में खा जाया जाता है, तो वहां पे अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। विदेशी मुर्गियों का औसतन अंडा उत्पादन, जो अपने विदेशी मुर्गियां होती है 60 से 120 प्रति वर्ष। कितनी होती है? 60 से 120 प्रति वर्ष। सॉरी, यहाँ पे ये देसी मुर्गियां भैया अपने, कौन सी है? देसी मुर्गियां। देसी मुर्गियों का कम होता है और उनका 260 अंडे होता है। जो विदेशी मुर्गियां होती है वो 260 अंडे प्रति वर्ष देती है, और अपनी जो विदेशी 260 अंडे प्रति वर्ष देती है, और जो अपनी देसी मुर्गियां होती हैं वो 60 से 120 अंडे प्रति वर्ष देती है। क्लियर भैया? तो जो देसी मुर्गियां हैं उनका उत्पादन कितना है? 60 से 120 अंडे प्रति वर्ष देती है, जबकि विदेशी जो मुर्गियां होती है वो 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। और जिन मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, अंडे उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अंडे उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है भैया? अपन ने पहले ही बता दिया था, लेयर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। और जिनको मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, उनको क्या कहा जाता है भैया? ब्रॉयलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर कहा जाता है। ओके, तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जिनको अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है उनको लेयर्स कहा जाता है, और जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उनको ब्रॉयलर कहा जाता है। ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कशन कर ली थी, जो अपन ने जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसके अंदर बता दिया था। ठीक है भैया? अब देखिएगा, ये तो हो गया विदेशी मुर्गियां 260 अंडे प्रति वर्ष देती है, और जो अपनी देसी मुर्गियां होती हैं वो 60 से 120 अंडे प्रति वर्ष देती है। ध्यान रख लेना। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैं यहां पे लिख देता हूं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है, परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान। आपको ICMR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये कहां पे भैया? अपना नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। ओके, इसके अनुसार इंडियन, भारतीय, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है, और मेडिसिन का मतलब हो गया चिकित्सा, और रिसर्च का मतलब अनुसंधान। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 180 अंडे खाने चाहिए। कितने अंडे खाने चाहिए भैया? 180 अंडे खाने चाहिए। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि ICMR, जो अपना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है नई दिल्ली में, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 180 अंडे खाने चाहिए। ठीक है, जबकि
भारत में औसत अंडे की उपलब्धता कितनी है? 79। खाने को तो 180 नहीं, अपन 200 खा लें, लेकिन अपने भारत की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष, ये एक वर्ष में कितने अंडे उसके भाग में आ रहे हैं या उसके हिस्से में आ रहे हैं? 79 अंडे। जबकि खाने कितने चाहिए? 180 अंडे। कुछ तो नहीं खाते, लेकिन प्रोटीन देखो, इससे क्या होता है अपनी बॉडी को प्रतिदिन अपन बात कर लेते हैं तो 60 ग्राम किसकी आवश्यकता होती है भैया? उसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो 20% प्रोटीन है वो पशु जनित होनी चाहिए, चाहे अंडों से प्राप्त हो, चाहे दूध से प्राप्त हो, चाहे मांस से प्राप्त हो। तो 20% जो प्रोटीन होनी चाहिए वो पशु जनित होनी चाहिए, बाकी तो अपनी वनस्पति के द्वारा भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर भैया? जबकि भारत में औसत अंडों की उपलब्धता कितनी है भैया? 79। ध्यान रख लेना, चाहिए कितने? 180, मिल कितने रहे हैं? 79, या मान लो केवल 80 मिल रहे हैं। ओके, एवरेज 80 आपको याद रह जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों का कटोरा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन भारत में कहां पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए एशिया में इसको अंडों के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन अजमेर में होता है, इसलिए अजमेर को क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी कहा जाता है। बताया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, देखो मुर्गी पालन का महत्व, मुर्गी पालन के इंपॉर्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन, कितनी प्रोटीन चाहिए भैया? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मैंने अभी बताया था, जिनमें से जो 20 ग्राम प्रोटीन, कितनी? 20 ग्राम प्रोटीन पशु जनित होनी चाहिए। किसके द्वारा? पशु जनित प्रोटीन होनी चाहिए। 20 ग्राम प्रोटीन आपको किससे चाहिए भैया? या तो अंडा, या फिर मांस, या फिर दूध, इनके द्वारा आपको ये प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए। बाकी बच गई कितनी? 40 ग्राम। 40 ग्राम जो प्रोटीन है वो वनस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को 60% प्रोटीन की आवश्यकता है और पूरी 60 की 60 आप दाल खा के ले लिए, लेकिन नहीं, उनमें से 20% प्रोटीन ऐसी होनी चाहिए जो पशुओं द्वारा निर्मित होनी चाहिए। चाहे तो वो अंडे के द्वारा आप लीजिएगा, चाहे मांस के द्वारा लीजिएगा, चाहे आप दूध के द्वारा लीजिएगा। इसलिए अंडों की अपन को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है भैया, पशु जनित प्रोटीन होनी चाहिए। ये चीज अपन ने क्लियर कर दी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है भैया? 60 ग्राम प्रोटीन, ध्यान रख लेना। ओके, एक मुर्गी के अंडे को औसत भार, औसत वजन की बात कर लेते हैं अपन, औसत भार की बात कर लेते हैं तो 58 से 60 ग्राम होता है। एक अंडे का जो औसत वजन होता है वो कितना होता है भैया? 58 से 60 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम तो क्या पाया जाता है? श्वेतक पाया जाता है। आपने देखा होगा पीला रस्सी उसमें पाया जाता है, वो श्वेतक होता है उसमें, ठीक है। 18 ग्राम उसमें बीच में गोल गोल आपने देखा होगा ना, अंडे की जर्दी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 18 ग्राम उसमें जर्दी पाई जाती है। ओके, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात एक रोटी से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप एक अंडा खा रहे हो तो आपको एक रोटी से भी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात 80 कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त हो जाती है। ध्यान रख लेना, अंडे में 58 ग्राम, यस 58 से 60 ग्राम का अंडे का औसत वजन होता है, जिसमें से 34 ग्राम तो उसमें क्या पाया जाता है? श्वेतक पाया जाता है, ठीक है, जो पीला रस्सी उसमें होता है। उसके बाद एक गोल गोल बीच में एक जर्दी पाई जाती है, अंडे की जर्दी पाई जाती है, वो लगभग कितने की होती है? 18 ग्राम की होती है। बता सकते हैं अपन आराम से। आगे, आजकल कुक्कुटशालाओं में मुर्गियों को बिना मुर्गी नर के ही रखा जाता है। हाँ, इनफर्टाइल एग्स आजकल काम में लिए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन प्राप्त की जाती है, चूजे उनमें नहीं होते, इसलिए इनफर्टाइल एग लिए जाते हैं। अर्थात मुर्गी अंडे तो देती है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होते, ठीक है, तो उनसे चूजे नहीं निकलते, अर्थात वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, अनिषेचित अंडे हो जाएंगे, इसलिए उनमें नर मुर्गों को नहीं रखा जाता। अगर आपको नर मुर्गे या फर्टाइल आपको अंडे लेने हैं, आपको देसी अंडे या अपन ये जो इनफर्टाइल अंडे होते हैं उनको फार्मी अंडे बोला जाता है, ठीक है, जिनमें चूजे नहीं होते। देसी अंडे जिनमें चूजे होते हैं, जो फर्टाइल एग्स होते हैं। फर्टाइल एग्स में क्या होगा? चूजा निकलेगा, चूजा बनेगा, ठीक है। तो अब जो फर्टाइल एग्स होते हैं, अगर आपको फर्टाइल एग्स चाहिए, मतलब आपको निषेचित अंडे चाहिए, अर्थात आपको चूजा प्राप्त करना है, तो आप 10:1 में क्या रखोगे? मुर्गियों को रखोगे, अर्थात 10 मादा मुर्गियां, उनका एक नर मुर्गा उसके साथ चाहिए। तो बॉर्डर हाउस में या अपन
अंडे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपन कह सकते हैं निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए। मैं लिख देता हूं निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए प्राप्त नर व मादा अनुपात, मुर्गियों का अनुपात है, ठीक है, मादा अनुपात तो कितना चाहिए, 1 नर मुर्गा अनुपात 10 मादा मुर्गी, ठीक है, 1:10, या मादा और नर का पूछे तो 10:1। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि 10 मादा मुर्गियां होगी और उनके साथ एक क्या होगा, नर मुर्गा होगा, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आजकल कुक्कुटशालाओं में मुर्गियों को बिना मुर्गे के ही रखा जाता है, इनसे प्राप्त अंडे जीव रहित होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही है, वो निषेचित नहीं होते, इनसे चूजे उत्पन्न नहीं होते क्योंकि फर्टाइल नहीं होते, निषेचित नहीं होते, तो उनसे चूजे प्राप्त है, इसलिए इन अंडों को अनिषेचित इनफर्टाइल एक्स भी कहा जाता है, अनिषेचित अंडे कहा जाता है। क्लियर बता सकते हैं। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं अंडों से चूजे प्राप्त करने हेतु मुर्गीशाला में नर व मादा अनुपात मैंने आपको बता दिया था, नर व मादा अनुपात, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये ऐसे नहीं होगा, मादा व नर अनुपात, नर पूछा है तो नर कितना हो जाएगा, 1:10, नर व मादा अनुपात कितना रखा जाता है भैया, 1:10 रखा जाता है, उल्टा लिख दिया, 10:1 नहीं होगा, ठीक है, 10 नर रखोगे, 1 मुर्गी रखोगे तो 1 मुर्गी के लिए 10 नर की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी अंडे से, मतलब मुर्गी को निषेचित करने, अंडों को निषेचित करने के लिए, नहीं भैया, 1 नर काफी है 10 मुर्गियों के लिए। क्लियर बता सकते हैं यहाँ पे। तो अनुपात कितना हो जाएगा, अगर मादा व नर पूछ ले तो आप सही लिख सकते हो 10:1, और अगर उल्टा पूछ ले आपको नर अनुपात मादा तो आपको कितना लिखना है, 1:10 लिखना है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। मुर्गी रखने को 10 दिन बाद ही चूजे प्राप्त करने हेतु अंडों को लेना चाहिए, मतलब आपको अगर मुर्गी रख रहे हो आप 10 दिन बाद ही चूजे प्राप्त करने हेतु अंडों को क्या कर लेना चाहिए, आपको अलग कर लेना चाहिए। मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है, सफेद मांस के साथ साथ इसको क्या कहते हैं अपन, चिकन। वैसे तो मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि एक मुर्गी का ही ऐसा मांस होता है जो सफेद रंग का होता है, बाकी अन्य अपन जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी का अपन ने मांस पड़ा वो लाल मांस होता है। मुर्गी के मांस के अलावा जितने भी मांस होते हैं वो लाल मांस होते हैं। मुर्गी की एक नस्ल अलग होती है, कड़कनाथ। कौन सी होती है रे, एक नस्ल होती है इसकी कड़कनाथ। इस जो कड़कनाथ होती है इसका जो मांस होता है वो काला मांस होता है। ये एक मुर्गी की नस्ल है और इसका जो मांस होता है वो काला होता है। बाकी सारी जो मुर्गियां होती है उन सभी मुर्गियों का मांस कैसा होता है भैया, सफेद होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पशु जैसे अपने गाय भैंस भेड़ बकरी पड़ा उन सभी का मांस लाल मांस कहलाता है। ओके, बता सकते हैं उन सभी का मांस लाल मांस, मुर्गी सफेद मांस जिसको अपन चिकन के नाम से भी जाना जाता है। और एक मुर्गी की नस्ल है कौन सी, कड़कनाथ है। कड़क का मतलब काला मांस, कड़कनाथ का मांस कैसा होता है भैया, काला होता है। क्लियर बता सकते हैं। आगे देखते हैं अपन, जबकि अन्य मांस को लाल मांस के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी बता दिया था, अन्य जो भी मांस होते हैं उनको लाल मांस के नाम से जाना जाता है। मुर्गी का मांस अन्य मांस की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें चर्बी वसा की तुलना में प्रोटीन अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप गाय भैंस भेड़ बकरी के मांस का यूज करते हो तो उनमें फैट ज़्यादा होता है, वसा ज़्यादा होती है, चर्बी ज़्यादा होती है। अगर आप मुर्गी के मांस का प्रयोग करते हो तो उसमें फैट कम होता है जबकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय को बहुत ही अधिक जोखिम भरा माना जाता है। क्यों भैया जोखिम भरा? इसलिए है अगर एक बार इनमें बीमारी आ गई तो पूरा का पूरा जो अपना ब्रूडर हाउस है पूरा का पूरा खाली हो जाता है। कहने का मतलब इनमें संक्रामक बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैलती है, इसलिए मुर्गियों का व्यवसाय एक जोखिम या रिस्क वाला व्यवसाय या बिजनेस माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि मुर्गियों में बीमारियां अधिक फैलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमी के कारण भी इनमें बीमारी फैल जाती है, हल्का सा टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया तो इनमें बीमारी फैल जाती है। अंडे में फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा आदि खनिज तत्व तथा विटामिन ए, डी तथा बी कॉम्प्लेक्स समूह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखो, अंडे में फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा आदि तो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त विटामिन ए पाया जाता है, उसमें डी पाया जाता है और बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, ठीक है, B3, B5, B6 और B12 सारे इसमें कौन से पाए जाते हैं, बी विटामिन बी के समूह भी पाया जाता है। क्लियर बता सकते हैं? आगे देखिएगा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लगभग 2 माह अर्थात 8 सप्ताह बाद ब्रॉयलर मुर्गियों को बेच देना चाहिए। मतलब 8 से 9 सप्ताह की जब मुर्गी हो जाती है तो उसको मांस उत्पादन के लिए बेच देना चाहिए। अर्थात 8 से 9 सप्ताह की जो मुर्गी होती है उसको अपन ब्रॉयलर कह सकते हैं, जिसको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। क्लियर? 2 महीने का बैच होता है इनका। अपन भी तो 60 दिन के आसपास ही रखते हैं मुर्गियों को, 60 दिन के आसपास बाद में उनको सल्टा देते हैं। क्लियर? अंडे देने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है, मैंने बता दिया था। 5 से 6 माह या 20 सप्ताह अंडा उत्पादन प्राप्त कर देती है। ठीक है, 6 माह की मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है। ओके, और कितने दिन तक देती है? देखो, 20 सप्ताह से शुरू करती है, मैंने ये आपको बता दिया था। मुर्गी अंडे देना प्रारंभ, अंडे देना प्रारंभ कब करती है? 5 से 6 माह की आयु। ठीक है, और अंडे देना बंद कब करती है? अंडे देना बंद 72 सप्ताह की आयु में। अर्थात मुर्गी 20 सप्ताह की आयु में अंडे देना शुरू कर देती है और 72 सप्ताह की जब मुर्गी हो जाती है उसके बाद अंडे देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। और जो मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है या जिसको अंडे के लिए पाला जाता है, 6 माह की आयु की मुर्गी जिनको अंडे के लिए पाला जाता है, उसको तो अपन क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि अंडे उत्पादन वाले को लेयर्स कहते हैं और मांस उत्पादन वाले को ब्रॉयलर कहते हैं। अर्थात अंडा देना बंद कर देती है जब 72 सप्ताह की जो मुर्गी होती है उसको क्या कहा जाता है भैया? ब्रूडी हैन। ये लिख लेना, अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, जो मुर्गी 5 से 6 माह की आयु में अंडे देना प्रारंभ कर देती है उसको लेयर्स कहते हैं, और अंडे देना 72 सप्ताह की आयु में मुर्गी बंद कर देती है। जब मुर्गी की उम्र 72 सप्ताह हो जाती है तब वो अंडे देना बंद कर देती है, और जब वो अंडे देना बंद कर देती है तो उस मुर्गी को क्या कहा जाता है? ब्रूडी हैन कहा जाता है। मतलब बूढ़ी हो गई मुर्गी तो उसको क्या कह देते हैं? ब्रूडी हैन कहा जाता है। क्लियर बता सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं अंडे का चयन, अंडे का सयना और उस्मायन काल, है ना, एवं चूजों की उत्पत्ति। इसके बारे में ये नया पॉइंट अपना इसमें आ जाता है। अंडों का चयन कैसे करते हैं, सिलेक्शन उनका कैसे किया जाता है, उनको सय किस प्रकार जाता है, इंक्यूबेशन उनमें कैसे किया जाता है, मतलब अंडों से चूजा बाहर कैसे निकाला जाता है, उस्मायन काल उनका जो हीटिंग काल होता है वो कितना होता है। अंडे का महत्वपूर्ण भाव कवच है, मतलब इसका जो महत्व इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कवच होता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कितने % कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है? 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो कवच होता है सफेद रंग का, बाहर आपने देखा होगा, अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे अंडे की पूरी, उसमें समझ जाएंगे। अंडे का जो कवच होता है उसकी अगर अपन बात कर लेते तो वो कैल्शियम 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर भैया? जिसे छिलका कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? छिलका कहते हैं ना, बाहर का जो कवच होता है। रंग नस्ल के अनुसार सफेद या भूरा होता है। अंडों का रंग जरूरी नहीं कि सफेद ही हो, भूरा भी हो सकता है, कईयों का काला भी होता है, तो अंडे का रंग अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई उसमें क्लियर नहीं है कि भाई सफेद ही हो। ठीक है, ज्यादातर मुर्गियों के अंडे सफेद अपन मान सकते हैं, बाकी गहरा रंग भी हो सकता है, गहरा भूरा भी हो सकता है, गहरा काला भी उसका रंग हो सकता है। जो अंडे होते हैं उन अंडों पर 600 से 800 सूक्ष्मांकुर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, उन पे पोर पाए जाते हैं जिनमें से वायु निष्कासन या वायु का अंदर जाना होता रहता है। ठीक है, तो कितने पाए जाते हैं? 600 से 800 गोल छिद्र पाए जाते हैं। किस पे? अंडे की कवच के ऊपर। ठीक है,
जैसे अपनी बॉडी के ऊपर रोम्स पाए जाते हैं ना, जिनसे पसीना बाहर निकलता है, तो इसकी बॉडी पे जो कवच होता है अंडे का, उस पे 600 से 800 छिद्र पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं जर्दी का जो पीला रंग होता है अंडे के अंदर, मैंने बताया था आपको एक गोल गोल सा पाया जाता है, उसका रंग पीला किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। किसके कारण होता है? जेंथोफिल वर्णक होता है जो पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर? जेंथोफिल के कारण अंडे की जर्दी का रंग पीला होता है। कार्य, अंडे के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। किसका? कवच का। कवच का कार्य क्या होता है? अंडे के अंदर जो है उसकी सुरक्षा की जाती है। अंडे का संग्रह करते समय ऊपर वाला पतला भाग नीचे रखा जाता है। आपने कभी एक्स ट्रे देखी होगी, उसमें देखा होगा अंडे का जो नुकीला भाग होता है उसको नीचे की तरफ रख दिया जाता है और ऊपर गोल वाला भाग रखा जाता है। क्लियर? ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडे से चूजों में फैलती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, आपको यहां पे लिख देता हूं, अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी। ये बहुत बार आपको पूछी जा सकती है, फैलने वाली बीमारी। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है भैया? ल्यूकोसिस। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसिस। अच्छे से ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। भाई अंडा है और अंडे से वही चूजे में आ गई, उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसिस से कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, अंडे की संग्रह अवधि गर्मियों में 3 दिन, सर्दियों में 7 दिन। अंडे का संग्रहण जो किया जाता है वो गर्मियों में 3 दिन में और सर्दियों में 7 दिन में किया जाता है। अंडे सेने का उपयुक्त समय, अंडे से जो चूजे प्राप्त किए जाते हैं उसके लिए जो उपयुक्त समय होता है वो फरवरी मार्च का होता है। कौन सा होता है भैया? फरवरी मार्च। निषेचित अंडे को गर्मी एवं नमी प्राप्त होने पर उसमें उपस्थित जर्म डिस्क बढ़ने लगता है और 21 दिन में पूर्ण चूजे का आकार ग्रहण कर लेता है। क्लियर? अगर उसको उष्मायन काल मिलता रहेगा, उष्मा उसको मिलती रहेगी, तो गर्मी एवं नमी प्राप्त होने पर उपस्थित जर्म डिस्क जो अंदर चूजा बन रहा है बढ़ने लगता है और 21 दिन में पूरे चूजे का रूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात अपने कहते से अंडे से चूजा बाहर निकलने में लगा समय, अंडे से निकलने में लगा समय कितना लगता है भैया? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन का समय लगता है। बट ध्यान रखना, जो ट्रकी मुर्गी होती है, ट्रकी मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर निकलने में 28 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है भैया? 28 दिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रकी मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर निकलने में 28 दिन का समय लगता है, जबकि अन्य जो मुर्गी की नस्लें हैं उनमें अंडे से चूजा बाहर निकलने में 21 दिन का समय लगता है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। या अपन जनरली अगर उसके गर्भकाल की बात कर ले, क्योंकि गर्भ क्या होता है? उसका अंडा ही होता है, तो मुर्गी का आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसका जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, तो 21 दिन का होता है। अगर आपको पूछे कि ट्रकी मुर्गी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है भैया। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो आगे देखिएगा, अंडे सहने की विधियां। अंडे सहने का मतलब यह है कि अंडों से जो अपन चूजे प्राप्त करते हैं वो कौन कौन सी विधियां अपन काम में ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि के द्वारा अंडे कैसे सहे जा सकते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, छोटे मुर्गी पालक द्वारा घरेलू स्तर पर अपनाई जाती है प्राकृतिक विधि का अपन प्रयोग करते हैं। अपन वैसे तो इंक्यूबेटर का प्रयोग करते हैं। अगर अपन व्यावसायिक स्तर पे अगर मुर्गी अंडे सहने का कार्य करेंगे तो इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम तापमान प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक विधि में अगर अपन घर पे ये काम कर रहे हैं तो छोटे मुर्गी पालक जो कम मुर्गियां रखते हैं वो क्या करेंगे? घरेलू स्तर पर ये विधि अपनाएंगे। अंडे सहने का कार्य कुड़क मुर्गी, कुड़क मुर्गी कहा जाता है। ब्रोडी हैन, जिसको अपन ने क्या कहा था? ब्रोडी हैन। कुड़क मुर्गी क्या हो जाती है? जो अंडे उत्पादन देना बंद कर देती है, कुड़क मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? कुड़क मुर्गी अपन को पता चल गया। ब्रोडी हैन, कुड़क मुर्गी 72 सप्ताह की होती है, 72 सप्ताह की मुर्गी, 72 सप्ताह की जो मुर्गी होती है उसको क्या कहा जाता है भैया? कुड़क मुर्गी कहा जाता है, जो अंडा उत्पादन बंद कर देती है। ठीक है, ब्रोडी हैन द्वारा किया जाता है।
आपको पूछ ले, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक विधि में अंडे सहने के लिए किस मुर्गी का प्रयोग किया जाता है, तो कुड़क मुर्गी का या ब्रूडी हैन का प्रयोग किया जाता है। एक मुर्गी 8 से 10 अंडे को सह सकती है, मतलब एक मुर्गी के द्वारा कितने अंडे सहे जा सकते हैं, 8 से 10 अंडे सहे जा सकते हैं। सहने का मतलब आप समझ गए ना भाई, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है मुर्गी। आपने देखा होगा, कभी भी आपने छोटे पक्षी देखे होंगे तो वो अंडों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। तो एक मुर्गी 8 से 10 अंडों को सह सकती है। जो ब्रोडी हैन होती है, अपनी जो कुड़क मुर्गी होती है, वो एक बार में कितने अंडे, 8 से 10 अंडे सह सकती है भैया। आगे अपन बात करते हैं कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल मेथड की बात कर लेते हैं। तो इस विधि में अंडे सहने के लिए इंक्यूबेटर मशीन किसका प्रयोग किया जाता है, इंक्यूबेटर मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, और आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से सूत्र पहले बता भी दिया था, शुरुआत की क्लासों में देख लेना, जहाँ पे पशुओं का तापमान बताया था, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। मशीन का तापमान कितना रखा जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। क्लियर। अंतिम 3 दिन में तापमान कितना कर दिया जाता है, 95, 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में तापमान रखा जाता है। जब मतलब 18 से 19 दिन, अपन मान ले तो 17 से 18 दिन जब अंडा हो जाता है, अब चूजा निकलने में 3 दिन बच रहे हैं, तो उस समय टेम्परेचर हल्का सा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और कितना कर दिया जाता है, 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। देखो, अंडे की गुणवत्ता की जांच कैंडलिंग के द्वारा की जाती है, कैंडलर लैंप कह दे इसको, ठीक है, द्वारा की जाती है। देखो कैसा होता है कैंडलर लैंप, अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये अंडा है, ये अंडा है, इस अंडे पे क्या है भैया, एक अपना लैंप मान लीजिएगा या फिर प्रकाश मान लीजिएगा, किसी भी बल्ब की सहायता से अपन इस पे उजाला डालते हैं। अपन को अगर इस स्थिति में चूजा दिखाई दे, ठीक है, अपन मान लेंगे कि चूजा परिपक्व चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। ये एक तो 7वें दिन पे जांच की जाती है और एक 14वें दिन पे। मतलब इस कंडीशन में अगर आपको चूजा बीच में दिखाई देता है तो मतलब अपन मान लेंगे कि चूजा सही है। और अगर आपको चूजा मान लीजिएगा यहाँ वॉल के पास दिखाई दे, भित्ति के पास दिखाई दे, या इसमें अलग अलग प्रकार के स्पॉट दिखाई दे, स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि चूजा अंदर ही नष्ट हो गया है, या किसी कारण चूजे क्या हो गया भैया, उसमें अगर आपको ब्लड के स्पॉट अगर अंदर दिखाई दें, क्योंकि ये प्रकाश अगर अपन लाइट के द्वारा, कैंडलर लैंप का मतलब हो गया लाइट के द्वारा या टॉर्च के द्वारा अच्छी तरीके से उसमें आपको दिखाई दे सकता है। नीचे आप टॉर्च लगा दीजिएगा, आपको अंडे की पूरी अंदर की संरचना अच्छी तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। जब ये आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप देखोगे अगर बीच में चूजा है तो डेफिनेटली है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर दीवार के सहारे चिपका हुआ मिल गया या उसमें थोड़े ब्लड स्पॉट मिल गए, रेड स्पॉट मिल गए, तो डेफिनेटली कि चूजा अंदर ही नष्ट हो चुका है। क्लियर। तो ये जो जांच की जाती है कैंडलर लैंप, इसको कैंडलिंग के द्वारा बोल दो या फिर कैंडलर लैंप के द्वारा बोल दो, कैंडलर लैंप के द्वारा बोल दीजिएगा, ठीक है। एक बॉक्स बना आता है, उसमें नीचे लाइट लगी रहती है और उसमें अंडे को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। एक तो 7वें दिन पे और एक 14वें दिन पे, 21वें दिन। मतलब पहले 7 दिन पे जांच करेंगे, फिर 7 के 2 बार 14 दिन, और 21 दिन बाद तो चूजा ही बाहर आ जाएगा, फिर तो जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 7-7 दिन के अंतराल पर अपनी क्रिया करते हैं। इस मशीन में 3000 अंडे सहे जा सकते हैं। मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने का एक यंत्र आता है, जैसे अपना फ्रिज आता है ना, फ्रिज के समान आता है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है और टेम्परेचर एक अलग अलग स्लाइड होती है जिसमें अपन अंडों की ट्रे लगा देते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन होने के साथ साथ उसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक साथ 3000 अंडे सह सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर अपन देसी तरीके से या प्राकृतिक तरीके से करेंगे तो एक बार में 8 से 10 अंडे सहे जा सकते हैं। क्लियर। अंडे सहने के लिए 2 अंडों के मध्य अंतर 1.25 इंच रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अंडे की जो ट्रे रखिए, 2 अंडों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 1.25 इंच का होना चाहिए, ठीक है, 1.25 इंच का होना चाहिए। 19वें दिन अंडों को नर्सरी ट्रे, ठीक है, में रखते हैं। नर्सरी ट्रे मतलब उनको बाहर निकाल लिया जाता है कि अब चूजे क्या हो जाते हैं, अब बाहर निकलने वाले, तो नर्सरी ट्रे में रख लिया जाता है। अंडों से चूजे बाहर निकलने पर 36 घंटे तक आहार की आवश्यकता नहीं होती है। जब चूजे अगर बाहर निकल गए, ठीक है,
तो उनको 36 घंटे तक किसी प्रकार के कोई आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक दिन की आयु के चूजों के आमाशय में, अगर एक दिन का कोई चूजा है तो उनके आमाशय में अंडे की जर्दी रहती है। ठीक है, जो 72 घंटे तक चूजे के भोजन का कार्य करती है। मैंने क्या कहा भाई, 36 घंटे तक उनको क्या नहीं रहता, भोजन देने की आवश्यकता नहीं रहती, आहार खिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि एक दिन की चूजा जो होता है उसके आमाशय में अंडे की जर्दी रहती है और वो जर्दी 72 घंटे तक उसको क्या करती है, भोजन या अपन मान ले तो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ओके, प्राकृतिक विधि की तुलना में 85% अधिक चूजे निकलने का प्रतिशत होता है। हाँ, अगर आप इनक्यूबेटर का कार्य कर रहे हो या इनक्यूबेटर का यूज कर रहे हो या कृत्रिम विधि के द्वारा अगर आप अंडे सेह रहे हो तो प्राकृतिक विधि की अपेक्षा आप 85% जो अंडे हैं वो अधिक सह सकते हो। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा आर्द्रता। पहले 8 दिनों के लिए 55 से 60% आर्द्रता रखी जाती है। पिछले 3 दिनों के लिए हैचर, ठीक है, सेटर बोला जाता है और इसको हैचर बोला जाता है। ठीक है, उस समय 65 से 75% है ना। O2 स्तर कितना रखा जाता है? 2.1% रखा जाता है। सहने वाले अंडे को दिन में 4 बार पलटना चाहिए। जिस प्रकार अपन बाटी नहीं सेकते उसकी तरह उसको 4 बार पलटना चाहिए, जिससे क्या होता है वो आसानी से चारों तरफ घूमता फिरता रहे। क्लियर? चलो, ये देखो एग स्ट्रक्चर, ये आपको मैंने बताया था, ये तो अंडे की जर्दी पाई जाती है। बीच में एक भाग होता है पीले रंग का, उसको अंडे की जर्दी कहते हैं। और ये जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड क्या हो जाता है, अपने चारों तक श्वेतक हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? श्वेतक, चलेजा जिसको अपन कह सकते हैं। ओके, ये अपन बता सकते हैं। और ये कवच हो गया, और ये कवच किसका बना होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अंदर कवच के अंदर ये झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स हो जाती है, कवच झिल्ली हो जाती है। ठीक है, ये तो भारवी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये जो अंदर पाई जाती है, देखो इसमें अंडे की संरचना में आप जब भी अंडे को काटोगे तो आप बॉयल अंडे को भी काट के भी देखना, ये जर्दी आपको दिखाई देगी। एक तो ये लेयर दिखाई देगी, उसके बाद दूसरी लेयर ये दिखाई देगी, और ऊपर से आप कवच को हटा लेते हैं। ठीक है, 3 लेयर आपको उसमें दिखाई देती है। एक्सटर्नल एल्ब्यूमिन दिखाई देती है, दूसरी मिडल एल्ब्यूमिन आपको दिखाई देती है, और ये उसमें जर्मिनल डिस्क होती है। ये क्या होती है? उसमें जर्मिनल डिस्क होती है, जो कहने का मतलब जिसका कार्य क्या होता है, अपना चूजा बनाने का जिसका मेन कार्य होता है वो जर्मिनल डिस्क होती है। और ठीक है, और ये एयर सेल्स हो जाती है, वायु कोशिकाएं हो जाती है। बाकी उस पर छोटे छोटे अपन ने बताए थे स्पोर पाए जाते हैं, 600 से 800 स्पोर पाए जाते हैं, वो क्या होती है? उसकी वायु कोशिकाएं होती है। तो ये आप एग्स की संरचना देख सकते हो, किस प्रकार का एग पाया जाता है। ऐसे तो लगभग के देखे हुए हैं, एग्स को देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सारे देखते हैं एग, है ना। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं पार्ट। पहला उसका सेल आ जाता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, तीसरा एग वाइट और एल्ब्यूमिन अंडे की सफेदी या श्वेतक आ जाता है, चलेजा श्वेतक रज्जु या चलेजा आ जाता है, एग योग अंडे की जर्दी आ जाती है। ओके, हाँ, पहला देखो कवच, अंडे का बाह्य भाग, छिलका जिसको अपन कहते हैं। रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार होता है, सफेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। गोल छिद्र, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कितने होते हैं? 600 से 800 होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कवच में 94% होता है। बना ही किसका होता है? ये CaCO3 का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। कवच का कार्य क्या होता है भैया? अंडे के अंदर जो भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। चलो भैया, आगे अपन बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, कवच झिल्ली की बात कर लेते हैं। कवच के अंदर पतली झिल्लियां, प्राय 2 झिल्ली एक कवच के साथ मजबूती से चिपकी होती है, आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये बाह्य कवच एक झिल्ली होती है। ठीक है, एक तो बाहर उसके कवच की चिपकी रहती है, एक अंदर की तरफ होती है। दूसरी झिल्ली अंडे की सफेदी के साथ लगी रहती है। कार्य कवच को मजबूती प्रदान करना तथा भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध करवाना, इसका सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा एल्ब्यूमिन अंडे की सफेदी या श्वेतक, इसकी अपन बात कर लेते हैं। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बाह्य पतली सफेद या श्वेतक, आंतरिक पतली सफेद या श्वेतक, गाढ़ी सफेदी या श्वेतक, 3 प्रकार की अंदर पाई जाती है। बाह्य पतला श्वेतक भीतरी कवच के साथ लगा रहता है, गाढ़ा श्वेतक दोनों श्वेतक के मध्य रहता है। कार्य
अंडे को श्वेतक, एल्ब्यूमिन जर्दी व भ्रूण को भारी आघातों से बचाता है। भाई अगर कोई एक्सटर्नल उसको स्पॉट लग जाए या कोई कहने का मतलब उसको अगर आघात पहुंच जाए तो उसको बचाने का कार्य करती है। भ्रूण को पोषण देने का कार्य भी एल्ब्यूमिन ही करती है। आगे बात करते हैं नॉट। अंडे को अधिक दिनों तक रखने अथवा अधिक तापमान पर रखने से श्वेतक पानी के समान पतला हो जाता है। अगर अधिक तापमान पर या लंबे समय तक अगर आप अंडे को रखते हो तो जो श्वेतक होता है वो पानी के समान पतला हो जाता है। क्लियर भैया। श्वेतक रज्जु या चैलेजा, देखो गाढ़ा श्वेतक का भाग है, दो रज्जु विपरीत दिशाओं में रहते हैं। ये रज्जे जर्दी से अंडे के सिरे तक फैली होती है। ठीक है। कार्य, अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखना होता है। देखो जो अंडे की जर्दी होती है उसको बीच में स्थिर रखने के लिए चलेजा होता है। मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिएगा, आप यहाँ पे दिखिएगा, ये देखिएगा, ये देखो इधर भी है चलेजा और ये इधर भी चले जाए। ये बीच में अंडे की जर्दी को रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, हाँ भैया, अंडे की जर्दी स्थिति अंडे के मध्य भाग में स्थित होती है। आकार गोलाकार या चपटा होता है। इसका निर्माण विभिन्न परतों के निर्माण से, जिन्हें सकेंद्रीय परतें कहते हैं। अलग अलग इसमें लेयर्स पाई जाती है जिनके द्वारा इसका निर्माण होता है। अंडाणु, अब आ जाते हैं अंडाणु की बात कर लेते हैं। जर्दी के ऊपर बिंदु जैसी संरचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म डिस्क बोला जाता है, ब्लास्टर्म बोला जाता है। ठीक है। इसके ऊपर अंडों में जर्म स्पॉट तथा उर्वर अंडों में जर्म डिस्क कहते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको दिखाया था भाई, जो उर्वर अंडे होते हैं अर्थात जो निषेचित अंडे होते हैं उनमें ये संरचना पाई जाती है। वापस मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो ये संरचना मैंने दिखाई थी आपको, ये जर्म डिस्क, ये क्या होती है, निषेचित अंडों की पहचान होती है। अच्छी तरीके से आप इसको बता सकते हो। आगे देखिए, हाँ यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। कार्य, भ्रूण के लिए पोषण उपलब्ध करवाना। तत्व, प्रोटीन व वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण इसमें पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं एग कंपोनेंट्स, अंडे में पाए जाने वाले अवयव। अंडे में क्या क्या अवयव पाए जाते हैं देखिएगा। अंडे में जो संपूर्ण अंडा होता है उसमें 66.5% क्या पाया जाता है भैया, जल पाया जाता है। प्रोटीन संपूर्ण अंडे में होती है 11.8%। वसा होती है संपूर्ण अंडे में कितनी, 11%। ठीक है। खनिज जो लवण होता है वो 10.7% होता है। कितना होता है, 10.7%। ओके। अब चलो दूसरी अपन बात कर लेते हैं जो अंडे का श्वेतक होता है। श्वेतक जो टोटल एग होता है उसका कितना परसेंट होता है, 58% उसमें श्वेतक होता है, 31% जर्दी होती है और 11% उसमें क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। ये अपन बता सकते हैं। अब देखो जो श्वेतक होता है, श्वेतक टोटल 58% है लेकिन इसके 100% का 88% तो इसमें क्या पाया जाता है, पानी। दूसरी अपन बात करें तो श्वेतक के 100% का उसमें 11% क्या पाई जाती है, प्रोटीन। और 0.2% श्वेतक का 100% का उसमें 0.2% क्या पाया जाता है भैया, वसा। और उसमें कुल श्वेतक का 0.8% उसमें क्या पाया जाता है भैया, खनिज लवण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन जर्दी। कुल अंडे की बात करें तो कुल अंडे का 31% क्या होती है, जर्दी होती है। अब कुल जर्दी में 48.4% तो पानी होता है। कुल जर्दी की बात कर रहे हैं, कुल जर्दी में 48.4%। देखो ये अलग अलग भाग बांटे गए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो टोटल जर्दी है मान लीजिएगा आप 100% जर्दी को मान लीजिएगा, आप इसको भी 100% मान लीजिएगा अलग से। टोटल 100% अंडे का तो अपन ने बता ही दिया कि भैया टोटल जो 100% अंडा होता है उसमें 58% श्वेतक, जर्दी के 30% और कवच 11%। और संपूर्ण अंडे में अगर जल पूछ ले आपको तो 66.5%, प्रोटीन 11.8%, वसा 11% और खनिज लवण 10.7% होते हैं। अब ये इनका बताया गया, श्वेतक में कितना प्रोटीन होता है, कितना वसा होता है, कितना उसमें खनिज होता है, ये इसका अलग से बताया गया। तो टोटल जो 100% श्वेतक होता है उसमें 88% क्या होता है भैया, पानी। 11% उसमें प्रोटीन, 0.2% उसमें क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगी। और 0.8% उसमें क्या हो जाता है, अपन बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, अपने खनिज लवण हो जाएगा। आगे बात करें जर्दी। जर्दी टोटल अंडे का 31% होती है। अब जर्दी की बात करें तो टोटल जो जर्दी होती है 100% उसका
48.4% उसमें पानी पाया जाता है। 17.5% उसमें क्या पाई जाती है भैया, अपन बात कर ले तो प्रोटीन पाई जाती है। 32.5% उसमें वसा पाई जाती है। 2.0% उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। कवच, देखो कवच 11% होता है, और ये अपन बात कर लेते हैं कवच में जो खनिज लवण पाए जाते हैं, ना उसमें प्रोटीन होती, ना उसमें वसा होती, ना उसमें पानी होता। क्लियर। तो कवच में खनिज लवण पाए जाते हैं, और टोटल जो 11% या कवच को अपन 100% माने तो 100% के 96.6% तो उसमें क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है कवच में, आपको ये भी पता है, CO3 पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो अपन बता सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा चिकन मीट कंपोनेंट्स, मुर्गी के मांस के अवयव। मुर्गी में क्या क्या पाया जाता है, मुर्गी का जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है भैया, मुर्गी का मांस सफेद मांस, या उसको क्या कहते हैं अपन, चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन। अब चिकन की बात कर लेते हैं, तो चिकन में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है भैया, 65 से 80% उसमें जल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 16 से 22% उसमें प्रोटीन होता है। वसा की बात कर लेते हैं तो 1.5 से 13% जो चिकन होता है उसमें वसा पाई जाती है। अन्य जो मांस होते हैं उसकी अपेक्षा मुर्गी के मांस में, चिकन में जो वसा होती है वो कम होती है और प्रोटीन ज़्यादा होती है। जबकि अन्य जो मांस होते हैं जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस के मांस की बात कर ले तो उनमें वसा ज़्यादा होती है, उनमें प्रोटीन कम होती है, जबकि मुर्गी के मांस में प्रोटीन ज़्यादा होती है। ओके। खनिज पदार्थ की बात कर लेते हैं तो 0.65 से 1% उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट न के बराबर पाया जाता है। 0.50 से 1.5% उसमें क्या पाया जाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है, 16 से 22% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं, चूजों का पालन पोषण व देख रेख कैसे की जा सकती है। अंडे से चूजा बाहर आने पर या उसके पश्चात पालने तथा उसके शारीरिक विकास होने को ब्रूडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रूडिंग या रियरिंग कहा जाता है। ठीक है। चूजों को जब मैंने आपको बता दिया था कि 6 से 8 सप्ताह की आयु तक जो अपन मतलब चूजा बाहर निकलने से लेकर 8 सप्ताह की आयु तक जो उसको पाला जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं, रियरिंग कहा जाता है। ये चीज़ें अपन ने बहुत पहले बताती है आपको, है ना। 1 दिन से 4 सप्ताह की आयु के चूजों को दड़बे में रखकर पालना ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग नहीं है, ब्रूडिंग है। ठीक है। 1 से 4 सप्ताह की आयु के चूजों को ब्रूडर हाउस होता है, दड़बा जिसको कहा जाता है, उसमें रखकर पालना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। 4 से 8 सप्ताह, अब आ जाएगा 4 से 8 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालन गृह में पालना, पालन गृह में पालना क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है। आपको इतना ही पूछा जा सकता है। 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की आयु के चूजों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है, और 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह की आयु के चूजों को पालना क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है। ये चीजें अपन ने शुरुआत में जो जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसमें अच्छी तरीके से बता दी थी। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी को उत्पादन अवस्था तक पालने की जो क्रिया होती है भैया, अगर आप 8 सप्ताह तक पाले रियरिंग होगी। अब आप 8 सप्ताह से जब तक मुर्गी उत्पादन वाली होगी, उत्पादन अवस्था कब आती है भैया, 6 माह की आयु में, 6 माह की आयु तक। क्यों, क्योंकि 6 माह की आयु के बाद तो वो अंडे उत्पादन प्रारंभ कर देती है। ठीक है। 6 माह की आयु तक पालना ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर, बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा पालने की विधियां। छोटी मुर्गी पालकों द्वारा घरेलू स्तर पर एक मुर्गी से 15 से 20 चूजे पाले जा सकते हैं। इस कार्य हेतु देसी मुर्गी सर्वोत्तम होती है। बिल्कुल सही है। दड़बे का आकार 2.5 वर्ग फीट रखा जाता है। ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, जो इनका आकार है आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। देखो कृत्रिम विधि में चूजों का पालन बिना मुर्गी के कृत्रिम रूप से चूजे पालने वाले स्थान को ब्रूडर हाउस कहते हैं, ब्रूडर कहा जाता है। आपने देखा होगा जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसको ब्रूडर हाउस कहा जाता है। ब्रूडर के नीचे प्रति चूजा 50 से 60 सेंटीमीटर स्थान अंडा उत्पादन, 50 से 60 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है अंडा उत्पादन चूजों हेतु। ठीक है। 65 से 70 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। आगे अपन बात करते हैं। ब्रूडर में तापमान प्रथम सप्ताह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड,
फिर उसे प्रति सप्ताह 3 डिग्री सेंटीग्रेड घटाते रहना चाहिए। ब्रूडर आवास में जो नमी होनी चाहिए, जहां मुर्गियों को पाला जाता है, वहां 40 से 70% नमी से अधिक होने पर खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग होने की संभावना रहती है। अगर 40 से 70% नमी है और इससे ज़्यादा होगी तो उनमें कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रूडर आवास की सफाई मेलाथियान शुद्ध पानी से करनी चाहिए। मेलाथियान मिलाना चाहिए और मेलाथियान से उसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए, जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह है या जो वायरस वगैरह है वो नष्ट हो सके। आगे अपन बात करते हैं, मुर्गी घर के बिछावन को लेटर कहा जाता है। ठीक है, बिछावन जानते हो, जो नीचे अपन चारे का जो हल्का चारे का जो बारीक होता है ना, बारीक जो कचरा होता है उसको बिछा दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लेटर। ठीक है, बिछावन मतलब नीचे जो उनमें नमी को सोखने के लिए बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। चिक्रासन मतलब चूजे का राशन में 15% पीली मक्का होनी चाहिए, 42% चावल पॉलिश होनी चाहिए, 30% मूंगफली की खली खिलाना चाहिए। ये चिक राशन मतलब मुर्गी का आहार है, मुर्गी का आहार। और आहार में क्या क्या होना चाहिए? 15% पीली मक्का, 42% चावल पॉलिश और 30% मूंगफली की खली खिलानी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं वर्धिरत एवं अंडे देने वाली मुर्गियों का प्रबंधन। अगर कोई मुर्गी ग्रोथ करने वाली है और अंडे देने वाली है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? वर्धिरत अवस्था के अंतर्गत 9 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक के मुर्गे एवं मुर्गियां आती हैं। ठीक है, उसमें क्या आते हैं? 9 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह के मुर्गे और मुर्गियां आती है। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं। प्रति मुर्गी को फर्श पर 800 से 1000 वर्ग सेंटीमीटर स्थान मिलना चाहिए। मुर्गियों को स्थान कितना चाहिए? 800 से 1000 वर्ग सेंटीमीटर उसको स्थान की आवश्यकता होती है भैया। आमतौर पर 100 वर्धित मुर्गियों के लिए 20 फीट लंबे व 10 फीट चौड़े मुर्गी गृह अर्थात जो पोल्ट्री फार्म होता है उसकी आवश्यकता होती है। 20 फीट लंबा होना चाहिए और 10 फीट चौड़ा होना चाहिए। किसके लिए? 100 मुर्गियों के लिए यह पर्याप्त स्थान होता है। 16 से 14 सप्ताह के मध्य मुर्गियों की चोंच अवश्य काट देनी चाहिए। और चोंच काटने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपन ने अच्छी तरीके से बता दिया था, डीबी की कहते हैं। और ऊपरी भाग को 1/4 व नीचे वाले भाग को 1/8 भाग काट दिया जाता है। क्लियर? ये अपन ने बता दिया था। आगे और देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है। वर्धित पक्षियों में 90 सप्ताह में रानीखेत बीमारी का टीका तथा 12 से 14 सप्ताह के मध्य फाउल पॉक्स चेचक का टीका अवश्य लगाना चाहिए। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो रानीखेत जो रोग है उसका टीका 12 से 14 सप्ताह के आयु में लगवाना चाहिए, 90 सप्ताह में लगवाना चाहिए। और जो फाउल पॉक्स चेचक होता है उसका जो टीका है वो 12 से 14 सप्ताह की आयु में लगवा लेना चाहिए। मुर्गी घर की बिछावन अर्थात लीटर की जो मोटाई होती है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी रखी जाती है? 4 से 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं, कुक्कुट पालन में लगभग 70% केवल आहार पर खर्च होता है। आप कुक्कुट पालन कर रहे हो, मुर्गियों पालन का कार्य कर रहे हो, तो उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है उसका 70% तो मुर्गियों के आहार पे ही कर देना चाहिए। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां दिन भर में प्रति मुर्गी के हिसाब से 100 से 120 ग्राम दाना खाती हैं, है ना। अंडा उत्पादन वाली जो मुर्गी होती है वो पूरे दिन में 100 से 120 ग्राम दाना खाती है। इन मुर्गियों को 16% प्रोटीन तथा 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी ऊर्जा, 3 से 4% कैल्शियम मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इसको आहार मिलना चाहिए। मुर्गियों के लिए दिन का प्रकाश कुल 14 से 16 घंटे तक प्रकाश देना चाहिए। उनको प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, देख लीजिएगा। मुर्गियों की ऊंचाई से 21 मीटर दूरी पर 60 वाट का 21 मीटर दूरी पर, है ना, 60 वाट का एक बल्ब प्रकाश की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा 2 बल्ब के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर रखी जाती है। ठीक है, ओके, बता सकते हैं। आगे देखिएगा, ब्रॉयलर उत्पादन। ब्रॉयलर लगभग 8 सप्ताह तक के उस युवा नर अथवा मादा कुक्कुट पक्षी को कहते हैं जिनकी त्वचा कोमल तथा छाती की अस्थि लचीली हो। ये केवल मांस के लिए ही तैयार किए जाते हैं। 8 से 9 सप्ताह की आयु के जो चूजे जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उनको ब्रॉयलर कहते हैं। और रोस्टर्स भी इनको ही कहा जाता है जो 9 से 12 सप्ताह की आयु के मुर्गे होते हैं। ठीक है, ब्रॉयलर चूजों के लिए मांस के लिए पाले गए चूजों को आहार में 1 से 6 सप्ताह तक 23% प्रोटीन, 3200 किलो कैलोरी प्रति केजी ऊर्जा देनी चाहिए। 7 सप्ताह तक
21% प्रोटीन व 3200 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। ये उन मुर्गों को जो मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उनको ये देना चाहिए, ये आहार देना चाहिए। आगे अपन बात करते देखिएगा, सामान्यतः ब्रॉयलर को लगभग 6 से 8 सप्ताह की आयु में बेच दिया जाता है, क्योंकि 6 सप्ताह की आयु में एक ब्रॉयलर का वजन लगभग 1.5 kg हो जाता है। मतलब ब्रॉयलर मुर्गे का वजन पूछ लिया जाए, ये मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, इसके पश्चात इन्हें पालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रहता। अगर इसके बाद भी आप इनको पालते हो तो डेफिनेटली ये आहार ज़्यादा खाएंगे और आपको नुकसान होता जाएगा। मुर्गियों की आवास प्रणाली, देखो आवास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। घर के पीछे मुर्गी पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। इस विधि में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 से 7 मुर्गियां घर के पीछे पाल लेते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम हो गया, ठीक है। आवास 4 प्रकार के हो गए, घर के पीछे मुर्गी पालन, छोटा सा होता है अपना, बता सकते हैं। विस्तृत प्रणाली, एक्सटेंसिव सिस्टम, फ्री रेंज सिस्टम, इसे भूप्रधान रीति भी कहते हैं। क्लियर। इस प्रणाली में मुर्गी पालन करने हेतु खुला चारण क्षेत्र होता है, बड़ा मतलब अपना खुला मैदान क्षेत्र हो जाता है, जहां पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में घूमते रहते हैं। खुला अपना गार्डन टाइप मान लीजिएगा, जिसमें अच्छे में खुले में अच्छी तरीके से पक्षी घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में एक मुर्गी घर रैन बसेरा बनाया जाता है। इसमें पक्षी रात्रि के समय विश्राम करते हैं, बाकी सारे दिन खुली रहती है। एक छोटा सा रैन बसेरा बना दिया जाता है जिसके अंदर मुर्गियां रात्रि के समय विश्राम कर लेती है। स्थान की आवश्यकता 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर में, अनुकूल मौसम मिलने पर 250 पक्षी प्रति हेक्टेयर रखे जा सकते हैं। अगर खुले ओपन सिस्टम में आपको रखना है तो 125 पक्षी आप प्रति हेक्टेयर रख लो, या अगर आपको उच्च मौसम मिल रहा है, अच्छा मौसम मिल रहा है तो 250 पक्षी भी आप प्रति हेक्टेयर रख सकते हो। आगे अर्धसघन प्रणाली, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, ये 2 प्रकार की होती है। पोल्ट्री घेरा प्रणाली, पोल्ट्री रन सिस्टम की बात कर लेते हैं तो इस प्रणाली में पक्षी दिन में खुले क्षेत्र में घूमते तथा रात के समय मुर्गी घर में चले जाते हैं। स्थान 50 पक्षी होने पर 270 वर्ग फुट स्थान प्रति पक्षी, अधिक पक्षी होने पर 160 वर्ग फुट प्रति पक्षी स्थान पर्याप्त होता है भैया। उठाव मकान प्रणाली, फोल्डिंग यूनिट सिस्टम की बात कर ले तो इस प्रणाली में मुर्गी घर तथा विचरण स्थान एक साथ ही होते हैं। ठीक है, स्थान 5 वर्ग फुट प्रति जो पक्षी होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। मकान का आकार 20 × 5 फीट होता है, जिसमें 18 से 20 मुर्गियों को पाला जा सकता है। ये सिस्टम अपना उठाऊ सिस्टम होता है, कभी भी उसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। सघन आवास प्रणाली, इंटेंसिव, अपन बात करें इंटेंसिव सिस्टम की तो ये 4 प्रकार की होती है, जिनमें गहरी बिछाली प्रणाली व पिंजरा कम प्रणाली प्रयोग अपनाई जाती है। गहरी बिछाली प्रणाली, डीप लिटर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो डीप लिटर सिस्टम, बिछावन आत प्रणाली, स्ट्रा यार्ड सिस्टम, तार फर्श वाला घर प्रणाली, वायर फ्लोडेड सिस्टम, पिंजरा कम प्रणाली, बैटरी सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। गहरी बिछाली प्रणाली की बात कर लेते हैं, इसमें आवास की बाहरी दीवारों की ऊंचाई 4 फुट रखी जाती है। कितनी रखी जाती है भैया? 4 फुट रखी जाती है। और जो इसमें बिछावन रखी जाती है वो 6 इंच या 12 इंच अधिकतम मोटी रखी जा सकती है। और आवास के आकार की बात कर लेते हैं तो जो आवास का आकार है, देखो अगर 100 मुर्गियां हैं तो उसके 20 × 15 × 10 लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी रखी जाती है? 20 × 15 × 10। अगर 200 मुर्गियां हैं तो 30 20 10। 500 मुर्गियां हैं तो 60 25 10। ठीक है, ऊंचाई 10 रखी जाती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चौड़ाई अपन बढ़ाते जाते हैं और ये भी ज्यादा। अगर 1000 मुर्गियां हैं तो उनके लिए 130 × 10 वर्ग फीट स्थान रखा जाता है। ओके, इंटेंसिव प्रणाली में। आगे अपन बात कर लेते हैं पिंजरा क्रम प्रणाली, बैटरी सिस्टम। इस प्रणाली में पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरे केज का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 अथवा 3 से 5 पक्षियों को एक साथ रखा जा सकता है। पिंजरा सिस्टम में 1 भी रख सकते हो और 3 से 5 पक्षियों को भी अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। एक पक्षी के लिए पिंजरे का जो आकार होता है वो 25 × 45 सेंटीमीटर होता है। बिछावन आहत प्रणाली, स्ट्रा यार्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली व गहरी बिछावन प्रणाली की मेल से विकसित की गई है। दोनों को मिलाकर इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। और इस सिस्टम में क्या किया जाता है? तार फर्श वाला घर प्रणाली, वायर फ्लोराइड सिस्टम, बैटरी प्रणाली व गहरी बिछावन प्रणाली के मेल से विकसित की गई है। कौन सी प्रणाली? तार फर्श से वह घर प्रणाली की बात है, अपन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखिएगा। प्लेट 9 से
20 सप्ताह की उम्र की एक युवा मादा मुर्गी क्या कहलाती है? पुलेट कहलाती है। ठीक है। कॉकरेल की बात कर ले तो 5 से 8 महीने की उम्र का एक युवा नर मुर्गी, युवा नर मुर्गा क्या कहलाता है? कॉकरेल कहलाता है। ग्रोवर की अपन बात कर लेते हैं। 9वें से 20वें सप्ताह तक, जब तक उत्पादन तक एक युवा चूजा किसी भी लिंग का होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रोवर कहा जाता है। ओके। ब्रूड, एक ही उम्र के चूजों के एक समूह में पाले जाने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ब्रूड कहा जाता है। ब्रूडिंग, छोटे चूजों को दिन की अवस्था से, ठीक है, 4 से 16 सप्ताह, 4 से 16 सप्ताह की आयु तक पालने की प्रक्रिया जिसके दौरान गर्मी प्रदान करनी होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग कहा जाता है। ब्रूडर, चूजों को कृत्रिम गर्मी प्रदान करने के लिए एक उपकरण, गर्मी प्रदान करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्रूडर कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं ब्रॉयलर। मांस के उद्देश्य से पाले गए चूजे, अधिकांश ब्रॉयलर का विपणन 6 से 8 सप्ताह की आयु में किया जाता है। ब्रॉयलर है ना, कैपन, ये एक युवा नर पक्षी है जिसके अंडकोश हटा दिए जाते हैं। ठीक है, कैपोनाइजेशन कर दिया जाता है ना। बदिया का अर्थ नर मुर्गा, इसको अपन क्या कहते हैं भैया? बदिया का अर्थ नर मुर्गा होता है। ओके। और बदियाकरण करने की जो क्रिया होती है, बदियाकरण करने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन। ओके, ये चीज अपन ने पहले भी बता दी थी। कैपोनाइजेशन की क्रिया करके उनके अंडकोशों को निकाल लिया जाता है मुर्गियों में, कैपोनाइजेशन। ओके, ये प्रजनन योग्य नहीं होते, इनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। लेयर, अंडे देने वाली मादा मुर्गी अंडे देना शुरू करने के 1 साल बाद तक लेयर, ठीक है, कहलाती है। ठीक है। उसके बाद ब्रूडी, एक मुर्गी जिसने अस्थायी रूप से अंडे देना बंद कर दिए, ब्रूडी हैन कहलाती है। मैंने ये पहले भी आपको बता दिया। क्लच, एक पक्षी द्वारा लगातार दिनों में रखे गए अंडों की संख्या 3 से 4 अंडों का एक क्लच पसंद किया जाता है। ठीक है, एक पक्षी द्वारा लगातार दिनों में रखे गए अंडों की संख्या। मुर्गी, 1 वर्ष से अधिकतम उम्र का नर, यह बूढ़ा रोस्टर भी कहलाता है। ठीक है, मुर्गा क्या कहलाता है? 1 वर्ष से अधिकतम उम्र का नर या ये बूढ़ा रोस्टर कहलाता है। ओके। मुर्गी, परिपक्व मादा चिकन आमतौर पर 11 से 12 महीने से अधिक मांस के साथ गैर लचीली छाती की हड्डी वाले रोस्टर की तुलना में कम निवेदिता होती है। मतलब मुर्गी किसको कहते हैं भैया? 11 से 12 महीने से अधिक वाली जो मुर्गी होती है उसको मुर्गी कहते हैं। डिबिकिंग, पक्षियों में ऊपरी चोंच को 1/4 भाग काट दिया जाता है और नीचे वाले चोंच का 1/8 भाग काट दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डिबिकिंग कहलाता है। और डिबिकिंग के लिए आपको पता है डिबिकर का प्रयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि मुर्गियां एक दूसरी मुर्गी को चोंच मारकर घायल कर देती हैं। ठीक है, चोंच मारकर घायल क्यों कर देती है? क्योंकि उनमें NaCl की कमी हो जाती है, इसलिए उनमें चोंच को काट दी जाती है। प्रयोग करके चोंच को काट दिया जाता है। कैनाबोलिज्म, मुर्गियों के चोंच मार मार कर एक दूसरे को घायल कर देना कैनाबोलिज्म कहलाता है। ये किसके कारण होता है भैया? NaCl की कमी के कारण। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है जिसके कारण मुर्गियां क्या हो जाती है भैया? चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती है और एक दूसरी मुर्गी को चोंच मारकर घायल कर देती है, जिसको कैनाबोलिज्म कहते हैं, और इसीलिए उनकी चोंच काट दी जाती है। उस क्रिया को डिबिकिंग कहा जाता है। आगे अपन बात करें डबिंग। कलंगी को हटाने या ट्रिम करने की प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। ऊपर आपने देखा होगा मुर्गी के ऊपर सिर पर एक कलंकी पाई जाती है, छतरी सी पाई जाती है, उसको हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डबिंग कहते हैं। अंडे सेने, अंडे से बच्चे के निकलने या की क्रिया को क्या कहा जाता है? हैचिंग कहते हैं। ठीक है, या मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग कहा जाता है। ठीक है। इंक्यूबेशन, निर्दिष्ट आर्द्रता, वेंटिलेशन और पलटने के साथ साथ एक निश्चित तापमान पर अंडे को ताप देना उस्मायन कहा जाता है। ये इंक्यूबेशन का कार्य क्या होता है भैया? पर्याप्त तापमान उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। फ्रिज जैसा इसमें सिस्टम आता है और इसमें टेम्परेचर ऑप्टिमम रखा जाता है। उस्मायन अवधि, उस्मायन और अंडे सहने के लिए अंडे रखने की एक बीच की अवधि होती है उस्मायन अवधि। लेइंग है ना, लेइंग, ये लेइंग है भैया। और लेइंग फीड क्या होता है? व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चारा मुर्गियां बिछाने के लिए तैयार किया जाता है। ओके, आमतौर पर 20 सप्ताह की उम्र से शुरू होने वाले मुर्गियों को दिया जाता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं पिकिंग।
मुर्गियों की एक दूसरे के पंखों को काटने की हानिकारक गतिविधि क्या कहलाती है? पिकिंग कहलाती है। पाइपिंग, चूजों के खोल को चोंच मारने की क्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? पाइपिंग कहलाती है। पक्षी विज्ञान, कुक्कुट के अलावा अन्य पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को पक्षी विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसको ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का अगर जनरली अपन नाम देखें तो क्या होता है भैया? पक्षी विज्ञान किसे कहते हैं? बताया जा सकता है क्या होता है भैया पक्षी विज्ञान? बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, है भाई? जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? बता देंगे, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? तो यहाँ पे इसको पक्षी विज्ञान कह दो, या अपन कह देते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसको कहा जाता है, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिजार्ड, चिकन का आंतरिक अंग जो भोजन को कंकड़ या कंकड़ की सहायता से कुचलता है, ठीक है। कहने का मतलब जो उसमें अपन कहते हैं ना, मुर्गियों को संगमरमर या मार्बल के दाने खिलाए जाते हैं जिनका पाचन होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? गिजार्ड कहा जाता है। कॉम्ब, मुर्गी के सिर के ऊपर मांसल लाल रंग की संरचना क्या कहलाती है? कॉम्ब कहलाती है या कलंकी कहलाती है। ओके, उसको कलंकी कहते हैं। मोल्टिंग, कुक्कुट पालन में प्रतिवर्ष पुराने पंखों के गिरने और नए पंख उगने की शारीरिक प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। देखो मोल्टिंग क्या होता है? पुराने पंख खराब हो जाएंगे या हट जाएंगे और नए पंख आ जाएंगे, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? मोल्टिंग कहा जाता है। ये मैंने सारी चीजें वैसे तो आपको पहले जनरल टर्मिनोलॉजी में अच्छी तरीके से बता दी। मिल्किंग, अंडकोश की भारी मालिश करने से कुक्कुट में वीर्य का संग्रहण करना क्या कहलाता है? मिल्किंग कहलाता है भैया। ओके, तो आज के लिए जो अपना काफ़ी हो चुका है, ये अपना जो जनरल मैनेजमेंट था, मुर्गी के बारे में जो जनरल मैनेजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छी तरीके से आपको इसको देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका समाधान किया जाएगा। अब इसमें अपन मुर्गियों के रोगों के बारे में बाकी बात करेंगे और मुर्गियों की जो नस्लें बच गई उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें थी जो जनरली आपको याद रखनी है, जैसे मुर्गी का नाम गैलस डोमेस्टिकस होता है, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। मुर्गी का जो कुल है वो गैलचीडी होता है या फेसियोलिडी होता है, जबकि अन्य पशुओं का अपन ने पढ़ा था बोविडी था, जैसे अपना ऊँट का था तो उसका कैमेलिडी था। इसका अपन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर थे वो 18 थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंडे का वजन आपको पता होना चाहिए, 58 से 60 ग्राम होता है। अंडे से चूजा बाहर निकलता है, उसमें 21 दिन का समय लगता है, जबकि जो टर्की मुर्गी होती है उसमें कितने दिन का समय लगता है? 28 दिन का। जो जनरल कुछ चीज़ें हैं उसका आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे मुर्गी का मांस होता है तो वो सफ़ेद मांस होता है, और कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसका काला मांस होता है। बाकी अन्य जितने भी पशु होते हैं उनके जो मांस होते हैं वो लाल मांस होता है। क्लियर? इन चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और ये जो विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी थी ये अपन ने बता दी है। क्लियर? तो कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतने काफ़ी है। जो भी अपने साथियों ने शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी को बोलिएगा, और आप भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथी जुड़ सके, तो और ज़्यादा जोश और जुनून के साथ हम आपको पढ़ा सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ।